नमस्कार। आज तारीख है 6/11/24 और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है जनाब अली। और ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 214। टॉपिक हमारा होगा प्लीडिंग जर्नली। और आज हम सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर नंबर 6 पर डिस्कशन करेंगे कि प्लीडिंग के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। देखिए, सिविल के मुकदमे में प्लीडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। क्रिमिनल केसेस में तो क्या है, आरोप पत्र जो है पुलिस बना के लाती है, और सिविल केसेस में क्या होता है कि एक एडवोकेट को ही पूरा का पूरा वाद पत्र दाखिल करना होता है। आप इसको वाद पत्र को ये समझो आरोप पत्र होता है। ये दूसरे के लिए तो आरोप पत्र यही है। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि क्या क्या किसके ऊपर अपराध बनता है, अर्थात क्या आरोप लगते हैं, अर्थात क्या हमारा मुकदमा है। तो चलिए हम सिविल की बात करते हैं। अभी इसमें क्रिमिनल नहीं जोड़ते, क्रिमिनल से तो तुलनात्मक अध्ययन किया था हमने। होता क्या सर, सिविल केसेस में बिल्डिंग हमें अपने आप खड़ी करनी पड़ती है। हमारी क्या एविडेंस है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट है, क्या हमारा अधिकार था, कौन से अधिकार का हमारा इंफ्रिंजमेंट हुआ है, हमारा किसी प्रॉपर्टी में क्या राइट्स हैं, क्या हमारा टाइटल है। तो ये सारी की सारी बातें हमें वाद के रूप में लानी होती हैं और उसे हमें कोर्ट में सिद्ध करना। तो ये सारा बर्डन एक एडवोकेट के ऊपर होता है। तो वादी के एडवोकेट का काम ज्यादा होता है और प्रतिवादी के ऊपर कम बर्डन होता है, क्योंकि उसने सिर्फ हमारा जवाब देना होता है। वो केवल हमारी बात का जवाब देगा। तो बिल्डिंग बनानी है आपको, उसको हमारी बिल्डिंग ध्वस्त करनी है। तो आओ समझते क्या। किसी भी वाद में दो पार्टीज होती है, एक वादी और एक प्रतिवादी। कई बार कई वादी हो सकते हैं और कई प्रतिवादी हो सकते हैं। कई बार केवल एक वादी हो सकता है और कई प्रतिवादी हो सकते हैं। वादी को प्लेंटिव भी कहा जाता है और मुद्दई भी कहा जाता है, और प्रतिवादी को प्रतिवादी कहा जाता है, रेस्पोंडेंट कहा जाता है और मुद्दाल्य भी कहा जाता है। तो ये तीन शब्द, मुद्दई मुद्दाल्य, वादी प्रतिवादी, प्लेंटिफ रेस्पोंडेंट, ये तीन वर्ड्स आपको कॉमनली सुनने में आएंगे। तो सिविल प्रोसीडिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लीडिंग्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिवचन। प्लीडिंग से मतलब ऑलवेज लिखित प्लीडिंग से ही होता है कि हम इसको जरा प्लीडिंग के बता दें। इसको अभिवचन भी कहा जाता है और प्लीडिंग भी कहा जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, तो अभिवचन कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, what is the meaning of pleading and how to draft plaint, how to draft written statement। अब जरा समझ के कहते हैं, वादी जिस वाद पत्र को दाखिल करता है, वादी जिस वाद पत्र को दाखिल करता है वो प्लेंट कहलाता है, और प्रतिवादी जो उसका जवाब देता है उसे डब्ल्यूएस या रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, या हिंदी में जवाब प्रतिवादी कहते हैं, और उसको वादी के वाद कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लीडिंग, व्हाट इज प्लीडिंग। ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 6 ये बताता है व्हाट इज प्लीडिंग, प्लीडिंग क्या है और प्लीडिंग में हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो आइए नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द प्लीडिंग्स एंड ऑर्डर 6। तो 25 मिनट रह गए, तो 4 मिनट ऐसे चले गए प्लीडिंग समझाने। प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 6 रूल 1, प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ये दोनों मिलकर ही प्लीडिंग्स कहलाती है। ये प्लीडिंग है।
अब क्वेश्चन ये है, इन प्लीडिंग्स में होना क्या चाहिए, इसको समझने की कोशिश करें। यहां मैं पहले ही बता दूं, जैसे कि हमने ऑर्डर में पहले में बताया था, ऑर्डर 1, हमें जिस भी चीज को सीखें उसके संशोधन के नियम को जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि सिविल में संशोधन कराने की पावर होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो पावर का। देखिए, इस पूरी सीपीसी में आपके 10 या 5 सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। सारे सेक्शन जरूरी नहीं है, न जरूरत पड़ती है। आईपीसी सीआरपीसी में केवल 50 या 60 सेक्शंस हैं जिनकी हमें जिंदगी में जरूरत पड़ती है। सीआरपीसी में 40 से 50 सेक्शंस हैं जिनकी हमें रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत पड़ती है। तो ऐसी इसके ऑर्डर्स हैं। एक तो प्लीडिंग समझ लें, और उसके अमेंडमेंट की एप्लीकेशन कहां जाएगी, क्योंकि या तो प्लीडिंग करी हमने, कोई गलती रहेगी, अमेंडमेंट करानी है, यही तो सीखना है हमें। क्या है सर्विस प्रोसेस, कैसे सर्विस होगा, ये सब से बातें सीखी जाती है। कुछ विशेष बातें मैं जरा सा बताने की कोशिश करूंगा प्लीडिंग में। इसके द्वारा वादी अनुतोषों की मांग करता है। प्लीडिंग ये एक माध्यम है जिसके द्वारा से हम वाद पत्र तैयार करते हैं, और वाद पत्र के अंतर्गत हम अपने क्या हमें रिमेडीज चाहिए इसकी मांग करते हैं। इसी वाद पत्र को अर्जी दावा भी कहा जाता है, अर्जी नालिश भी कहा जाता है, और विदेशों में इसको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भी कहा जाता है। इस वाद को, प्लेंट को ही अर्जी दावा, अर्जी नालिश, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कई बार ये किसी भी नाम से आए तो आप इसे पहचान लें कि आपसे क्या कहने की मारूजा है, क्या कहना चाहता है। दूसरी बात, प्रतिवादी का लिखित कथन प्रतिवादी जिसको पेश करता है, जवाब को पेश करता है, उसको लिखित कथन कहते हैं, या उसी के अंदर से वो कुछ विशेष कथन भी कर सकता है आपकी जवाब देने के लिए। तो लिखित कथन का पार्ट है उसके का विशेष कथन। जिन तथ्यों को प्रतिवादी स्वीकार करता है उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जब हम प्लेंट को जवाब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि पैरा नंबर 1, वाद पत्र के पैरा नंबर 1 की धारा 1 मुझे स्वीकार है। जैसे एक वाद पत्र आपके पास आ गया और आप सपोज करो डिफेंस काउंसिल, वाद पत्र मैंने ड्राफ्ट किया, दूसरा आप डिफेंस काउंसिल। एक हमने पढ़ा उसका पैरा, तो उसमें हमें पैरा वाइज जवाब देना होता है, हर पैरे का जवाब देना। पैरा 1 पढ़ा, हमें लगा ठीक है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिखते हैं कि पैरा नंबर 1 हमें एडमिटेड है, पैरा नंबर 2 एडमिटेड है, पैरा नंबर 3 एडमिटेड है, पैरा नंबर 4 कानून से संबंधित है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहना, पैरा नंबर 5 जुरिडिक्शन से संबंधित है, तो इस पे हमें अगर मान लो जुरिडिक्शन पे आपत्ति करनी है तो आपत्ति कर सकते हो आप, नहीं करनी है तो मना कर दो। पैरा नंबर 5 न्याय शुल्क से संबंधित है, अगर आपको लगता है कि न्याय शुल्क कम दिया है, इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति की जाती है, तो आप कह सकते हैं नहीं साहब, हमें इस पर उसे स्वीकार है। उसके बाद में फिर भी कोई बात आपको अस्वीकार नहीं, तो ये लिख सकते हैं कि पैरा नंबर 1 मुझे स्वीकार नहीं है, इसके विषय में मैं विशेष कथन मैं दूंगा अपना जवाब। इसको करते करते पूरा जवाब उसका लिखने के बाद उसके बाद अपने विशेष कथन लिखिए, उसके अंदर अपनी सारी बातें लिख दीजिए कि ये कमी है इस केस में, ये कमी है, इसको मैं मानता नहीं, इस तरीके की बातें, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे इसका उद्देश्य क्या है प्लीडिंग का, क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 बात तो प्लीडिंग इज आर्ट। हाउ टू ड्राफ्ट ए प्लेंट or how to draft a written statement is not easy task, because we are going to submit these documents before the honorable court. This is not a work of a layman person, this is a work of a intellectual person. तो ये अच्छा ड्राफ्ट होना चाहिए, एक एक कानून सम्मत बात को ध्यान में रखें कि इसका क्या इंपैक्ट आएगा इन फ्यूचर।
इसको करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ड्राफ्टिंग करने में सोच समझ के एवरी एंगल से, क्योंकि दूसरी पार्टी आपके हर चीज पर आपत्ति करेगी, तो उसको देख के कि क्या आपत्ति आ सकती है और उस समय आपत्ति का उसका क्या जवाब दिया जाए। तो पक्षकारों को, इसका उद्देश्य क्या है कि पक्षकारों को एक निश्चित परिधि में बांधना। प्लीडिंग न्यायालय को भी फायदा देती है। एक प्लीडिंग से यह पता लगता है कि पक्षकारों को एक वाद पदों में बांधती है। इससे पता लगता है कि इस वाद में क्या क्या क्वेश्चन डिसाइड करने हैं हमको, तो वाद पदों के लिए आवश्यक होती है प्लीडिंग। वाद व्यय को कम करती है और विलंब को रोकती है। प्लीडिंग सदैव स्पष्ट, सारग्राही, वाद कारण को बताने वाली, अनुतोष को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। एक लेमन भाषा में कहूं, प्लीडिंग में बकवास नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? प्लीडिंग में बकवास नहीं होनी चाहिए, बस इसको यही समझ लेना बस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट इज माई ऑब्जेक्ट टू से दिस वर्ड, व्हाई आई यूज दिस वर्ड बकवास। जरा सा इसके इतिहास पर और बात करते हैं। प्लीडिंग पर बता ही दूंगा, 5 मिनट लगेंगे, बता दूंगा। आज से 150-200 साल पहले जो समाज था, वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, तो अधिकतर प्लीडिंग जो है मौखिक ही होती थी। आदमी मौखिक जाके जज साहब को बात बताता था। उस समय राजा महाराजा होते थे, उनको बात बताई जाती थी, पक्षकार उसे सुनते थे और सारा का सारा वो बताने के बाद में विवादग्रस्त विषय तय हो जाता था, क्या है उस पर हो जाता था। उस जमाने में इन वाद पदों को वाद पद और तनकी ही कहा जाता था। आज हम इनको इशू वगैरह के नाम से जानते हैं, तब इनको जो वाद पद होते हैं जिन्हें इशू कहते हैं, या आप ये समझो जैसे क्रिमिनल में हम आरोप पत्र कहते हैं ना, आरोप लगाए जा रहे हैं आज, तो वाद पत्र भी दूसरे पे आरोपी है एक प्रकार का, इसे लेकिन इसे यहां आरोप ना कह के वाद पद कहते हैं। अर्थात घटना का मूल कारण क्या है, मूल बिंदु क्या है, किसके कारण घटना है और किस विषय पे जो है साक्ष्य लाना है, एविडेंस किस चीज पे लानी है, इसे तनकी या इशू कहा जाता है। ये धीरे धीरे समाप्त हो गया और सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लाया गया और उसके बाद से ये सारी की सारी आदेशों और नियमों के तहत सिविल प्रोसीजर को रेगुलेट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि अभिवचन में क्या होना चाहिए। अब हम अपने ऑर्डर 6 पे आते हैं, नहीं तो नहीं फिर हमारा टॉपिक रह जाएगा। अगर हम समा बांधने में रह जाएंगे तो टॉपिक रह जाएगा। तो मैंने ये बताने की कोशिश करी आपको कि WS कैसे लिखा जाए। WS में लिखने का तरीका है, उनके हर पैरे को पढ़ा जाए, अगर स्वीकार है तो स्वीकार है, नहीं है तो अस्वीकार है, और ये लिख सकते हैं उसके सब्जेक्ट टू एडिशनल प्लीज। पैरा नंबर 1 ऑफ प्लेंट इज नॉट एडमिटेड एंड सब्जेक्ट टू एडिशनल प्लीज, ऐसा भी कह सकते हैं आप। हिंदी में कह सकते हैं कि पैरा नंबर 1 स्वीकार नहीं है और इसका जवाब विशेष कथन में दिया जाएगा, इस तरीके से भी आप। तो ये तो जवाब का तरीका। और प्लेंट के अंदर तो मैंने पहले से बताता ही आ रहा हूं और वीडियो में बताता आ रहा हूं कि प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, वो सब चल रहा। अब ये चल रहा है कि प्लीडिंग के सामान्य नियम। जरा सा प्लीडिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स है और एक जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स है। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग और जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स। तो यहां पर हम जो है इसका मिक्सचर इस सेक्शन में, इस ऑर्डर में स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या शामिल है जरा सा समझें। सबसे पहले हम ऑर्डर 1 तो मैंने बता ही दिया, ऑर्डर 1
ऑर्डर 6 रूल 1, प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। नंबर 2, ऑर्डर 6 रूल 2, प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। तो प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ, तो नियम क्या है कि भाई आप जो है प्लीडिंग के अंदर कानून नहीं छांटना है, आपको केवल और नियम नहीं बताने हैं, आपको अपनी बातें लिखनी है उसके अंदर। उसमें क्या लिखना है जरा सा ये समझते चलो। मैं जरा अपने लेक्चर उठा लूं हाथ में। प्लीडिंग के अंदर केवल आपको सारभूत बातें लिखनी है। क्या घटना आपके साथ घटी है उसका ब्यौरा देना है, उल्लेख किया जाना चाहिए। यहां जो एक एक बात है ना वो सुनना जरा सा, बहुत काम आएगी। घटनाओं को जिस साक्ष्य द्वारा न्यायालय में सिद्ध करना है उसे अभिवचन में ना लिखें। आप अपनी बात को न्यायालय में किस मार्फत, किस कानून, किस नियम और किस साक्ष्य से, किस एविडेंस से सिद्ध करेंगे, इसका प्लीडिंग में लिखना अनिवार्य नहीं है। ऑर्डर 6 रूल 2, आपको केवल और केवल अपनी घटना बतानी है। आपके किस अधिकार का हनन हुआ है वो बताना है, आपका क्षेत्राधिकार क्या है, वैल्यूएशन ऑफ सूट क्या है ये बताना है, आपको क्या रेमेडी चाहिए ये बताना है। लॉ नहीं कोट करना है। प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। जज साहब एलएलबी पास हैं, हो सकता है पीएचडी भी हो, वो खुद पढ़ लेंगे, उन्हें नहीं पता होगा कानून क्या है। हमें फैक्ट्स बताने कोर्ट में, वकील साहब को पता है सबको, लॉ बताने की होते, लॉ तो बहस में बताएंगे, अभी तो फैक्ट्स बताने थे। प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ, ऑर्डर 6 रूल 2। लेजिस्लेचर ने इसीलिए कहा है भाई ये जजेस जुडिशियल ऑफिसर है, एग्जाम पास करके बैठा ले गए हैं, इन्हें सब आता है, क्या इन्हें लॉ नहीं पता? लॉ नहीं पता तो फिर काहे के बैठे, क्या कर रहे हैं? या क्या सरकारी वकील कर रहा है, या क्या वकील साहब कर रहे हैं? तो प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ, दिस इज द रूल। नेक्स्ट 6(4), यहां न्यायालय को यह मान के चला जाता है कि न्यायालय विद्वान है, उसे बहुत कानून आता है, हमसे ज्यादा आता है। इसीलिए लेजिस्लेचर ने यह कहा कि प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। अगर हम उसे लॉ बताते हैं तो यह समझे सूरज को दिया दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं ऑर्डर 6 रूल 4 की। एक एक स्टेप को सुनते चलोगे तो आप ये समझो सीपीसी आपकी हो गई। हाँ, नहीं सुनोगे या डरोगे तो फिर सीपीसी का मामला। फिर दो बातें बता रहा हूं आपको, जिसके सीपीसी समझ में नहीं आई और इंडियन एविडेंस समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। कारण क्या, आईपीसी तो सब समझ लें, सीआरपीसी सबको समझ में आ जा, वो है इतनी हल्की, इसीलिए लोग क्रिमिनल लॉयर ज्यादा बनते हैं, सिविल के कम मिलते हैं। चलिए, हमारे पे टाइम रह गया 10 मिनट का और हम पे काम है बहुत सारा। आप जो अपनी प्लीडिंग है उसके अंदर आप जरूरी बातें कहें, जैसे आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुई है, क्या मिसरिप्रेजेंटेशन आपके साथ हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ, क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, क्या विलफुल डिफॉल्ट हुआ है, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डाला गया जिससे आप बहकावे में आ गए। ये बातें आपको ऑर्डर 4 नियम 4 कहता है। ऑर्डर 6 रूल 6,
कोई पूर्ववर्ती शर्त थी आपकी बातों की, आपके बारे में, आपके अधिकारों के बारे में, तो उस शर्त को बताएं अपनी को, उसको अपने प्लेंट में लिखें। 6(9) अभिवचन में दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना चाहिए। जो दस्तावेज आपके पक्ष में है वो क्या आपको अधिकार दे रहा है उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। वो दस्तावेज क्या है, कैसे लिखा गया, कहां से आया, उसके अंदर क्या लिखा, दिस इज नॉट क्वेश्चन, वो आपको क्या राइट दे रहा है, उसको 10(6)(9) में लिखे आप। ऑर्डर 6 रूल 10, आपको मानसिक हानि क्या हुई, मानसिक दशा कैसी रही, मानसिक दशा आदि का एक तथ्य के रूप में अभिकथन करना चाहिए। आपके साथ मान लो, सपोज करो किसी की फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, मैलिस था उसके दिल में, उसे नॉलेज थी, या अदर कंडीशंस ऑफ माइंड उसकी रही हो, आपको धोखाधड़ी करने में, छल कपट करने में, आपसे मिसलीड करने में, तो उसका मैलिस, मन की दुर्भावना, फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस, नॉलेज एंड अदर कंडीशन आपको अपनी प्लेंट में और अभिवचन में, दोनों में शामिल करता हूं मैं, देना चाहिए। 6(11) जो कोई आपने सूचना को एक तथ्य के रूप में वर्णन करना चाहिए। तथ्य, बात या वस्तु की सूचना किसी व्यक्ति को थी, अगर कोई बात किसी की नोटिस में थी तो उस बातों को नियम 6(11) कहता है कि इसे एक्सप्लेन करना चाहिए आपको अपनी प्लान में। तो ये वो बातें बता रही है जिन बातों को आपको अपनी प्लेंट में और WS रिटन स्टेटमेंट में लाना चाहिए। जब भी हम WS वर्ड यूज करें तो आप प्रतिवादी का जवाब, और प्लेंट वर्ड यूज करें तो वादी का कथन से समझ जाए। 12 रूल 12, उपलक्षित संविदा का तथ्य के रूप में वर्णन किया जाना चाहिए। जो उपलक्षित सत्ता है, विविक्षित सत्ता है, उसका जो है एक्सप्लेन करना चाहिए। 13 रूल 13, प्रिजम्पशन का जिक्र मत करो, ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो वो होता, नहीं, हाइपोथेटिकल बातें नहीं, प्रिजम्पशन की बातें नहीं, फैक्चुअल स्थिति। 6(14) दस्तखत किए जाने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए आपकी प्लेंट वगैरह पे। प्लेंट वगैरह पे सिग्नेचर करके दाखिल करें, WS वगैरह पे दस्तखत करें। लेकिन ये और बता दें, अगर ये चीजें रह जाती हैं तो इससे वाद खारिज नहीं होता है, ये बाद में भी की जा सकती है, परमिशन लेके कोर्ट से की जा सकती है। 14(a), इसके अंदर अगर वाद लिख रहे हैं आप तो कंप्लीट एड्रेस ऑफ पार्टीज का होना चाहिए, वरना समन सर्विस में प्रॉब्लम आएगी। तो 6(14)(a) रूल 14(a) कहता है, ऑर्डर 6 का, आप इन जो नियम हैं इनको तो समझो, कंडीशंस लगाई हुई हैं, ऑर्डर को याद रखो। ऑर्डर 6 इज रिलेटेड टू द प्लीडिंग्स, ऑर्डर 1 इज रिलेटेड टू वो पार्टीज ऑफ सूट। इस तरीके से याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इससे संबंधित समस्या आती है तो उसी को ढूंढो, बस कहां पे है वो। 15 रूल 15, जो भी वाद पत्र लिखा जाता है उसके अंदर वेरिफिकेशन दिया जाता है कि मैं वाद पत्र के पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरे विश्वास व ज्ञान में सब सत्य हैं। अर्थात आपको यह कंफर्म करना होता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बातें सच्ची कही जा रही है। इसमें ज्ञान में सब बातें सत्य हैं, लेकिन पैरा नंबर 11, 12 क्षेत्राधिकार से संबंधित है, और पैरा नंबर 13 वैल्यूएशन ऑफ सूट से संबंधित है, ये भी सत्य है। तो आपको इसका वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 6(15), लेकिन इस गलती के वजह से
कोई केस खारिज नहीं होता। हाँ, इसमें अमेंडमेंट करके इसको सुधारा जा सकता है। रूल 15 नियम रूल 15 सब नियम 4, शपथ पत्र के साथ ही प्लेंट दाखिल करनी चाहिए। अगर ये कमी रह जाती है तो इसकी वजह से वाद खारिज नहीं होता है, इसको दूर किया जा सकता है। जो कुछ विशेष बातें होती है मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश करता हूं। ये ऐसी सी बातें आपको लॉ जर्नल्स में मिलती हैं। एक्ट भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन लॉ जर्नल्स में क्या है, साइटेशंस पढ़ते हैं तो उन साइटेशन से निकल के आती हैं बातें। अभी 4 मिनट और हैं, अभी शायद मैं खींच सकता हूं इसको। इस ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है। 6-16 ऑर्डर 6 रूल 16। अभिवचनों में संशोधन एवं किसी विषय का अभिवचन से निकाला जाना। आपको यदि लगता है कि भाई हमने जो है जो दाखिल करा है यो गलती से वाद पत्र में या हमारे कमी रह गई है, हमारे में कमी रह गई है, तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग। तो कोर्ट हमें जो है ऐसी आशा दे सकती है, तो इसको भी हम प्लीडिंग में से निकाल सकते हैं। तो संशोधन हो सकता है। इसमें अगर कोई गलती रह जाती है तो उसमें हम एप्लीकेशन लगा के उसमें कोर्ट की परमिशन से, तो कोर्ट को ये पावर भी दी गई है। जरा मैं पढ़ देता हूं 16 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious, or which may tend to a prejudice, embarrassing or delay the fair trial of the suit, which otherwise is abuse of process of the court। तो ये अमेंडमेंट किन बातों पर, क्या बातों पर कोर्ट को पावर दी गई है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहां पर। सत्रह, जरा सा आप और सुने 17 को। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड इज प्लीडिंग इन सच मैनर एज सच टर्म्स एज मे बी जस्ट एंड आर्सल अमेंडमेंट शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग रियल क्वेश्चन। सेक्शन 17 और नियम 17 कहता है कि आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन भी ला सकते हैं। 16 में तो जज साहब को दे दी वो पावर कि आप निकाल दो। 17 में अगर आप लाते हैं तो जज साहब भी उन्हें विचार करने के बाद में आपको परमिशन दे सकते हैं यदि प्लीडिंग में कहीं डिफेक्ट रहेगा। तो 6-17 इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। तो क्या 6-17 ये काम आ सकती है, मैक्सिमम काम आएगी। तो प्लीडिंग में संशोधन के लिए पावर दे रही है, बता रही है द कोर्ट में एट एनी स्टेज, देखिए वर्ड और है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ आइदर पार्टी, या तो दोनों में से कोई भी पार्टी चाहे तो एप्लीकेशन देकर इस बात को करा सकती है। तो ये संशोधन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो किस तरीके से आप संशोधन के नियम और संशोधन की पावर जज साहब को कहां है ये बता सके। ये एडवोकेट का काम होता है पता होना। 6-17 6-18 प्रत्येक संशोधन न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय के अंदर करना है। वहां तो आपने
एप्लीकेशन लगा दी इस सेक्शन, इस ऑर्डर में, रूल में, और यहां आपने उस संशोधन को कर दिया। और उसके अंदर क्या है, अगर जो कोर्ट ने परमिशन दे दी है तो 14 दिन के अंदर आपको उस अमेंडमेंट को अपने प्लेंट में या डब्ल्यूएस में जहां भी वो संशोधन चाहिए उसमें आप उसे कराएंगे। दिस इज नॉट ए मैंडेटरी। इसके बाद भी वांछित आदेशित संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, देर अबेर माफी हो सकती है, लेकिन 14 दिन का समय ऑर्डर के बाद के लिए रखा गया। संशोधन का आवेदन कब दिया जा सकता है? विचारण प्रारंभ होने से पूर्व कर देना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। उन्होंने भले ही कहा है कि एट एनी स्टेज, ये 6-17 आपकी नॉलेज का काम का सेक्शन है, काम का रूल है, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो ये था अभिवचन का तरीका, अभिवचन कैसे किए जाए, क्या तरीका हो, ये मैंने आपको बताने की, ऑर्डर 6 बताने की कोशिश की। और आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ऑर्डर 6-17 आप याद रखने की कोशिश करें। बाकी सारी, और एक और बात, मैंने जो एक्ट में लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में करके लिखा है। बेटर ये है कि जब प्रैक्टिस की जाए तो इन सारे ऑर्डर्स को, मैंने तो वो लाइनें बना ली जो आपको ज्यादा आसानी से जहन में याद हो सके। मैंने हर ऑर्डर जो बताया आपको उसकी एक एक लाइन बताइए, 1.5 लाइन बताइए। पूरा ऑर्डर मैंने नहीं पढ़ा है, और सॉरी, पूरा उसका नियम नहीं पढ़ के बताया मैंने। पूरा नियम बताऊंगा तो मैं 30 या 40-50 मिनट में भी नहीं कर सकता एक एक ऑर्डर, लेकिन मैंने ये आपको क्रक्स बताया, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रक्स की जरूरत है। लेकिन जब प्रैक्टिस की जाती है तो उसको पूरा पढ़ना चाहिए। और मैं तो आपसे विनती करूंगा कि बेयर एक्ट को जरूर पढ़ना चाहिए, और कहीं से अच्छे कमेंट्रेटर की कमेंट्री मिल जाए इन पर, वो और भी जरूरी होती है। यहां तो आपको शिक्षित करने के उद्देश्य से, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीडिंग एंड हाउ टू अमेंड इट। अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारा कैसे जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।